अक्टूबर मंथ का पोस्ट मॉनसून साइक्लोन प्रेडिक्शन वीडियो के पार्ट 2 पे आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे पूरे के पूरे अक्टूबर मंथ में पूरे भारत पे रेनफॉल कितनी होगी और जो साइक्लोन्स बनेंगे उसका कहाँ कहाँ पे किस राज्य पे कितना इफेक्ट होगा और ट्रैक कहाँ रहेगा, किस तरह से कंडीशंस रहेंगे, इसके बारे में पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप एक भी पार्ट को मिस करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखें पूरी जानकारी के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी का अभी लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो आपको किसी अलग चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो पोस्ट मॉनसून साइक्लोन सीजन की शुरुआत हो चुकी है 1 अक्टूबर से, यानी कि कल से। यानी कि अभी भी देश से मानसून की विदाई पूरी तरह से हुई नहीं है। इसका रीज़न है बंगाल की खाड़ी पे जो सिस्टम लगातार आ रहे हैं उसकी वजह से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे अगर बंगाल की खाड़ी पे लगातार सिस्टम्स बनेंगे तो मानसून की विदाई को ये प्रतिरोध कर सकते हैं, और वैसा ही हुआ है। जो मानसून की विदाई उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों से स्टार्ट हुई थी उसमें अभी ब्रेक लग चुका है, और ये मानसून की विदाई 8 या 9 अक्टूबर तक ऐसे ही ब्रेक में रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि जो अभी करंटली एक सिस्टम बना है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे, वो सिस्टम पूरे भारत को अफेक्ट करने वाला है 8 अक्टूबर तक। 8 अक्टूबर के बाद वो सिस्टम निष्क्रिय होगा। उसके बाद मानसून 10 तारीख से फिर से विड्रॉल करना स्टार्ट करेगा, और उम्मीद है कि 15 तारीख तक 15 या 16 तारीख तक मानसून मोस्ट ऑफ इंडिया से विड्रॉल हो जाएगा। बट दक्षिणी भारत से मानसून की विदाई थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि 8 या 9 तारीख के आसपास एक सिस्टम डेवलप हो सकता है तमिलनाडु कोस्ट के आसपास। उसकी वजह से तमिलनाडु के कई एरिया पे बारिश की एक्टिविटी है, दक्षिणी भारत के कई राज्यों पे आपको बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। उसकी वजह से दक्षिणी भारत में मानसून की विदाई थोड़ी लेट हो सकती है। इसके बाद आपको क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलने वाले हैं, साइक्लोन कब बनेगा, इसके बारे में हम वीडियो के आगे डिस्कशन करेंगे। तो पहले अभी बात करते हैं कि पूरे अक्टूबर पे भारत पे आपको रेनफॉल कैसा देखने को मिलने वाला है, कहाँ कहाँ पे किस किस राज्य पे कितना रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप एक मैप को देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर पे कहाँ कहाँ पे किस तरह से बारिश की एक्टिविटी रहने वाली है, इसके बारे में ये आपको मॉडल दिखा रहा है। तो अगर हम देखें तो 1 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में दक्षिणी भारत पे रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, और इसके साथ पूर्वी और मध्य भारत के साथ उत्तर भारत के कुछ राज्यों पे भी बारिश की एक्टिविटी आपको सामान्य से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड के साथ पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश पे आपको भीषण बारिश का प्रकोप इस टाइम के दौरान देखने को मिलने वाला है, यानी कि 1 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में। इसके साथ हरियाणा के जो दक्षिणी भाग है उसके साथ दिल्ली, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका, ये सब एरिया पे रेनफॉल आपको सामान्य से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये मैप है अक्टूबर 8 से लेकर 15 के बीच में। तो यहाँ पे दक्षिणी भारत में रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल दिखाई दे रही है। इसका रीज़न होगा, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अक्टूबर 8 या 9 के आसपास तमिलनाडु कोस्ट के आसपास में एक सिस्टम डेवलप हो सकता है जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर के श्रेणी पे जा सकता है। तो वो सिस्टम की वजह से दक्षिणी भारत के जो राज्य है तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद और जो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और इसके साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र का जो एरिया आ रहा है वहाँ पे भी आपको रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य देखने को मिल सकती है। और मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी और मध्य भाग है वहाँ पे भी रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पे भी रेनफॉल एक्टिविटी नॉर्मल रह सकती है, और बिहार और झारखंड में भी रेनफॉल एक्टिविटी नॉर्मल रह सकती है। बट बाकी के जो राज्य है जो उत्तर पश्चिम भारत, वहाँ पे मौसम लगभग सूखा ही रहेगा, ज़्यादा कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और जो तमिलनाडु कोस्ट के आसपास अक्टूबर 8 के आसपास में एक सर्कुलेशन बनेगा, वो सर्कुलेशन अरेबियन सी के साउथ ईस्ट पार्ट पे रीइमर्ज करेगा, और वहाँ पे एक लो प्रेशर भी बन सकता है, बट ज़्यादा उसका कोई इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अक्टूबर 15 तक हमें कोई भी साइक्लोन एक्टिविटी देखने को मिलने वाला नहीं है। तो अभी जब मैप आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो है अक्टूबर 14 से लेकर 22 के बीच में। यहाँ पे पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में रेनफॉल एक्टिविटी नॉर्मल है, बट पूर्वी भारत में रेनफॉल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका रीज़न क्या हो सकता है वो आपको पता होगा। बंगाल की खाड़ी पे ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ इस टाइम के दौरान काफ़ी बढ़ सकती है। आप लोगों को याद होगा कि 19 सितंबर को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पोस्ट मॉनसून साइक्लोन प्रेडिक्शन, अक्टूबर मंथ का जो साइक्लोन प्रेडिक्शन के ऊपर एक पार्ट 1 अपलोड किया था।
वहाँ पे मैंने साफ साफ आपको बोला था कि अक्टूबर 14 से लेकर 22 के बीच में आपको बंगाल की खाड़ी पे ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। और उस टाइम के दौरान कंडीशंस कैसे रहेंगे इसके बारे में मैंने बात आपको बोला था कि लानिना का कंडीशन, एल नीनो का कंडीशन क्या होता है, नेगेटिव एविटी पॉजिटिव एविटी क्या होता है, और उसका इफेक्ट आपको भारत के जो मौसम है वहाँ पे किस तरह से देखने को मिलता है, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, इसके बारे में मैंने वो वीडियो पे आपको अच्छे से समझाया था। और इस वीडियो पे मैंने आपको ये भी बोला था कि बंगाल की खाड़ी पे अक्टूबर 14 से लेकर 22 के बीच में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक ग्रेटर देन साइक्लोनिक स्टॉर्म वाला एक सिस्टम डेवलप हो सकता है जो कि भारत के पूर्वी इलाकों को अफेक्ट करेगा। और अभी भी मैं इसी बात से ही अड़ा हूँ कि अक्टूबर 14 से लेकर 22 के बीच में बंगाल की खाड़ी पे एक साइक्लोनिक स्टॉर्म या ग्रेटर देन साइक्लोनिक स्टॉर्म वाला एक सिस्टम डेवलप हो सकता है जो कि भारत के जो पूर्वी इलाके हैं वहाँ पे अफेक्ट करने वाला है। तो इस मैप पे आप देख सकते हो कि थाईलैंड से काफ़ी सारा रेन बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपको वही से सिस्टम फॉर्मेशन, लो प्रेशर या डिप्रेशन फॉर्मेशन हो सकता है और वो सिस्टम प्रोग्रेस करेगा पूर्वी भारत के इलाकों की ओर। तो अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये चारों एरिया है जो इस सिस्टम के टारगेट जोन पे आ सकते हैं। तो इस सिस्टम को लेकर अलग अलग मॉडल्स इसके बारे में क्या क्या फोरकास्ट दे रहे हैं इसके बारे में मैं आपको आगे अच्छे से बात करूंगा इसके बारे में। तो अभी बात करते हैं कि अक्टूबर 14 से लेकर 22 के बीच में भारत पे रेनफॉल की एक्टिविटी किस तरह से देखने को मिल सकती है। तो उत्तर पश्चिम भारत में मौसम लगभग सूखा ही रहेगा क्योंकि इसी टाइम के दौरान मानसून की जो वापसी है वो लगभग पूरे भारत से हो चुकी होगी, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत को छोड़कर। तो दक्षिणी भारत जो एरिया है तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और कर्नाटक में रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य रह सकती है। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ पर रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य रह सकती है। बट नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश के साथ ओडिशा पे रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और बिहार, झारखंड पे भी रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश पे रेनफॉल एक्टिविटी कम रहेगी बट पूर्वी इलाके में रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य रह सकती है। तो ये जो मैप आप देख रहे हो ये अक्टूबर 22 से लेकर 29 तारीख के बीच में यहाँ पे मानसून लगभग पूरे भारत से विड्रॉल हो चुका होगा। दक्षिणी भारत से पूरे के पूरे भारत पर मौसम लगभग साफ ही रहेगा बट पूर्वी भारत और बांग्लादेश पर रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा रह सकती है क्योंकि इस टाइम के दौरान भी एक सिस्टम डेवलप हो सकता है नॉर्थ अंडमान सी के आसपास जो कि भारत के एरिया को अफेक्ट कर सकता है और वो भी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी लेने की संभावना दिखाई दे रही है। तो हमारा अक्टूबर मंथ का कंक्लूजन ये निकला कि अक्टूबर मंथ में पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, मध्य भारत के साथ उत्तर भारत के कुछ राज्य पे रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा रह सकती है। इसका रीज़न होगा कि बंगाल की खाड़ी पे जो सिस्टम बनेंगे वो भारत के कई राज्यों को अफेक्ट करने वाले आने वाले टाइम पे। बट उत्तर पश्चिम भारत पे मौसम लगभग साफ ही रहेगा यानी कि रेनफॉल बिल्कुल ना के बराबर ही होगी और उत्तर पूर्वी राज्य पे भी रेनफॉल एक्टिविटी नॉर्मल रह सकती है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे एक मॉडल को देख सकते हो, ये है ECMWF का लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। यहाँ पे ECMWF मॉडल अपना लॉन्ग रेंज फोरकास्ट को प्रोवाइड करता है ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ को ट्रैकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप एक लाइन को देख रहे हो जो कि थाईलैंड से लेकर पूरे पूर्वी भारत तक फैला हुआ है। इसका मतलब यही है कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने वाला है थाईलैंड के आसपास उसका ट्रैक कहाँ रह सकता है इसके बारे में फोरकास्ट दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूर्वी भारत के जो एरिया है आंध्र प्रदेश और ओडिशा इसके ट्रैक लाइन पे आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अक्टूबर 17 से लेकर 22 के बीच में भारत के एरिया को यानी कि पूर्वी भारत के एरिया को अफेक्ट करने वाला एक सिस्टम जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और कंडीशंस के हिसाब से फेवरेबल अगर हुआ तो वो ग्रेटर देन साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है। तो यहाँ पे आप एक और मॉडल को देख सकते हो, ये है CFS क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम। ये मॉडल दिखा रहा है कि अक्टूबर 17 के आसपास थाईलैंड के आसपास में एक सिस्टम डेवलप हो सकता है जो कि आगे प्रोग्रेस करेगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ओर और भारत के जो पूर्वी एरिया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को अफेक्ट करने वाला है। इसके बाद एक और सिस्टम आ सकता है अक्टूबर 25 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में, तो वो भी संभावना है वो भी इंटेंसिटी गेन करेगा। तो सारे के सारे मॉडल लगभग एक ही संकेत कर रहे हैं कि अक्टूबर 17 से लेकर 1 नवंबर के बीच में आपको कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। 1 या 2 सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, उसमें से एक साइक्लोनिक स्टॉर्म या ग्रेटर देन साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो अभी आप पकड़ के चलिए कि अक्टूबर 17 से लेकर 22 के बीच में बंगाल की खाड़ी पे एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट अरब सागर पे कोई भी साइक्लोन की संभावना अक्टूबर मंथ में मैं नहीं कर रहा हूँ। और अभी तो GFS मॉडल भी दिखाना स्टार्ट कर चुका है। थाईलैंड के पास एक सिस्टम फॉर्मेशन होगा अक्टूबर 14 या 15 तारीख के आसपास जो कि प्रोग्रेस करेगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अंडमान सी की ओर। यानी कि सारे के सारे मॉडल एक तरीके से प्रेडिक्शन ये दे रहे हैं कि
प्रेडिक्शन सही हो रहा है। अक्टूबर 17 से लेकर 22 के बीच में बंगाल की खाड़ी पे एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी और साइक्लोनिक स्टॉर्म की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अगर बात करें इसका इंटेंसिटी कितना रह सकता है, तो अभी हम इंटेंसिटी के लेकर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। जब तक सिस्टम फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक इंटेंसिटी को लेकर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं आ सकता, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से हमेशा इंटेंसिटी में चेंजेस होता रहता है। कंडीशंस फेवरेबल होके भी कभी कभी सिस्टम ज़्यादा शक्तिशाली हो नहीं पाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन पे भी सिस्टम काफ़ी शक्तिशाली कभी कभी हो जाते हैं। तो ये मदर नेचर की बात है, यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम जस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, बट एक्चुअली में क्या होगा वो मदर नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली एक हरिकेन गया था फ्लोरिडा की ओर, जिसका नाम था यान। उसको कोई भी मॉडल ट्रैकिंग नहीं कर पाए थे, यानी कि GFS मॉडल हो या कोई भी अलग मॉडल हो, उसको कोई भी मॉडल ट्रैकिंग नहीं कर पाता। वो एक सडन डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद वो एक काफ़ी शक्तिशाली हरिकेन होके फ्लोरिडा को लैंडफॉल किया था, जो कि 250 से ज़्यादा kph में उसका रफ्तार था हवाओं का। तो उसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, बट अचानक वो सडन डेवलपमेंट हुआ था। तो ये मदर नेचर की बात है, यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम जस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सिस्टम फॉर्मेशन होगा या नहीं, इसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इंटेंसिटी कितना होगा वो फॉर्मेशन होने के बाद ही थोड़ा बहुत क्लियर हो सकता है। तो अक्टूबर मंथ का साइक्लोन फोरकास्ट का कंक्लूजन ये निकला कि अक्टूबर मंथ के 17 से लेकर 22 के बीच में बंगाल की खाड़ी पे ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म की संभावना लेने की काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और एक्चुअली में वो और कितना शक्तिशाली होगा वो सिस्टम फॉर्मेशन के बाद ही पता लगेगा। बट आप समझ लीजिए कि पूर्वी भारत में रेनफॉल एक्टिविटी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इस एरिया पे रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा होने वाली है। और अक्टूबर के लास्ट में भी एक सिस्टम डेवलप हो सकता है, उसका भी इंटेंसिटी गेन करने की संभावना दिखाई दे रही है। और अरब सागर पे कोई साइक्लोन की संभावना दिखाई नहीं दे रही अक्टूबर मंथ में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको शायद कोई अलग चैनल पे ना मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।